क्योंकि सीरियल्स, गेहूं हो, चावल हो और कुछ हद तक एक दाल हो, एकदम गरीब लोगों को मुफ्त में देना। पिछले साल तक हमने, पिछले दिसंबर तक हमने 5+5 जहां वो खरीद रहे थे, 5 प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने फ्री में दिए, जिससे उनके कम से कम रोटी बनाने के लिए आटा, मतलब गेहूं चावल उनके यहाँ मुफ्त पहुंचे। सो गरीब का देखभाल करते हुए जिनको इनको फ्री में, मतलब सस्ते में मार्केट में एडिबल ऑयल हो, दलहन हो मिलना है, उसके लिए इंपोर्ट भी जहां जरूरत है उसका भी बढ़ाते आ रहे हैं, जिसके कारण भी नवंबर में आप देखे होंगे इट केम डाउन बिलो 6%। 6% जो टॉलरेंस बैंड बोलते हैं, 6 से ज्यादा ना हो, कंट्रोल में रखें आरबीआई, 6 के नीचे 5.8 तक आया। और अभी भी होलसेल प्राइस इंडेक्स शायद पिछले 12 वीक्स और 24 वीक्स में, वो अब मैं करेक्ट करना चाहती हूँ, 24 शायद 24 वीक्स सबसे लोवेस्ट लेवल में आया है WPI। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए बहुत सारे कदम सरकार उठा रही है और कंटिन्यूअस उसमें ध्यान देते रहेंगे। मगर मैं एक CA से पूछना चाहती हूँ, इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड ऑन इन्फ्लेशन एंड So the increase in the inflation rate in January compared to December was due to the base effect coming from the sudden outburst of heat wave in March last year when the stocks got depleted, and therefore we see this as a temporary phenomena. And second, we have seen that the inflation pass-through coming from imported prices, whether it is metals, minerals, crude oil or edible oil, passing on to CPI, that has gotten through already. Therefore, we don't see a second round effect coming from those wholesale prices also, whether it is crude oil or edible oil or pulses. So what the RBI has projected in its inflation forecast for 23-24, seeing the inflation rate coming down gradually towards the 5% level by the second half of the next financial year 23-24, that still remains the most likely prospect for inflation. विवेक एंड देन सोमनाथन प्लीज, एक मिनट आपको जवाब दूँ। आपने ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बोला कि बहुत से स्टेट गवर्नमेंट उसमें शिफ्ट कर रहे हैं और काफ़ी कई जगह से भी डिमांड आ रही है। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये ट्रेंड बहुत अच्छा नहीं है और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अपनी लायबिलिटी को पोस्टपोन कर दे रहे हैं। एम्प्लॉयज़ को ऐसा लग रहा है कि उनको फ़ायदा है, वो है कि नहीं है ये भी एक देखने वाली बात है। और जहाँ तक ये बात है कि वो स्टेट गवर्नमेंट अपना शेयर वापस मांग रहे हैं, इस बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि लॉ बड़ा क्लियर है कि स्टेट गवर्नमेंट को वो पैसा नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो पेंशन है न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत वो पैसा एम्प्लॉई को बिलोंग करता है और ये एक एग्रीमेंट एम्प्लॉई और एनपीएस ट्रस्ट के बीच में है। और अगर वो प्री मैच्योर एग्जिट करता है एम्प्लॉई रिटायरमेंट एज से रीच करने से पहले, तो उसके अलग नियम हैं जिसके अनुसार उसको 80% एन्युटी के शेप में और 20% एक लमसम मिलता है। तो जहाँ तक स्टेट समझ रही है कि हमें वापस मिल जाएगा, आई थिंक वो फिलहाल जो नियम है उसके हिसाब से संभव नहीं है। सोमनाथ, मैं इसका जवाब मुश्किल से हिंदी में देने के लिए कोशिश करूँगा। ये राज्य सरकारों के लिए ये ओके विद इंग्लिश। See, first of all, on the point that has already been clarified by the Secretary of Financial Services, return of money. I think most of you probably have EPFO accounts. The analogy is if an employer goes to the EPFO
and says, look, I have reached an agreement with my employees. I would like to take back the employee share and the employer share, give it to me. EPFO will not agree. Because the moment the money is credited to the employee's account, it belongs to the employee legally and can only be disposed of in accordance with the terms of the enactment which governs the pension fund. That money belongs to the employee, cannot be reclaimed by an employer under any circumstances. That's the legal position, and that has been clarified on legal authority, which is why the Government of India is in no position, or the Pension Fund Regulatory Authority is in no position to return that money to any state government. It's just not legally possible. And the analogy, as I said, is if an employer approaches the EPFO and says, look, we have done an agreement with our employees, give us the money back, it's not possible. It's a labor protection provision, and it is not possible for the government to give back. That's the first point. Now, coming to the second point, I'll give you only an economic answer. It is, of course, for each state government to decide how they deal with issues relating to their own employees. It is not a matter for the central government to decide. But I will make 2 points. First, every state government has limited resources. Their resources come from share of central taxes, a certain amount of borrowing, and some taxes which they levy on their own, which are principally on petrol, diesel, and alcohol. So if there is to be an increase in benefits to be given to one class of society, namely government servants, if there has to be an increase given to that class of society, it can come from only 2 sources. One, there can be an increase in state taxes, for example, on petrol, diesel, alcohol, etc. Or it can come by transferring resources away from non-government servants to government servants, because the budget available for other purposes like welfare, development, will have to be offset to the extent that additional benefits are given to government servants. So it's a simple equation. There is no free lunch anywhere. So if the decision is taken, it's a choice between giving more to government servants while giving less to non-government servants. And as far as I know, there is no state in India where government servants are a majority. This is the first point. The second point is, so there is an issue of inter-group equity here. It's a balance. It is for that each government to choose that balance between the government servants and the non-government servants. The second point is there is an issue of intergenerational equity. In the old pension scheme, it is an unfunded pension scheme, which means that the employee works today, he gets his salary today, but the pension costs are not accounted for or paid today. They are paid when the pension becomes due. For the people in the new pension scheme, the initial years when pensions will become due are after 2030, because the normal service career in government is at least 30 years. So those who have been on the new pension scheme, hardly anybody is going to retire between now and 2030. Small numbers may retire, but the large number is post 2030. So initially, it will appear as if the costs are zero or low, because there is no pension to be paid for the next few years. But when the pensions begin to come in, pensions will have to be paid without making any provision. So in the old pension scheme, the liability gets deferred to other governments and other generations. It is a choice for each government to make. But the fact is there's an intergenerational equity issue. Should the current generation pay for the pensions accrued in the current generation, or should our children and grandchildren pay for the pensions of those who are working now? In the new pension scheme, each year the amount that is due for a person's pension has to be paid into the pension fund. It is fully funded. There is no burden on the future. When the person retires, the pension comes from the fund and not from the government. So essentially, as my colleague said, if you shift from NPS to OPS, the burden is getting shifted from current governments and current generation to future governments and future generations. Initially, in fact, the governments may see a benefit because they don't have to make the pension contribution. So there could actually be a fiscal benefit in the short run, but this will be more than offset by a huge liability which will come when the pensions have to be paid in the future. Thank you. Manish, आप पूछिए Free Press Journal. Manish. Yes, Yeah. 1 minute, ma'am. Yeah. The CA wants to say something more on the inflation question. Somebody did ask. So one of the points which I want to leave you with, if you look at the item that had the maximum inflation rate for the month of January, was cereals and related products, which has a weight of about 12.4% in the overall CPI basket, and that had the maximum inflation rate. But you must also take into account the fact that bulk of the Indian population, because they are given free grains and pulses and don't pay for it, strictly speaking, this
weighted average price of cereals for the Indian public has to take into account the fact that nearly 800 million of them pay zero price for a particular quantity of cereals, which many other countries are doing so in their calculations. Since the pandemic started, several countries in Asia and in the West have been giving subsidized food or energy, and when they calculate their CPI, they take into account the fact that some segments of the population pay the market price and some segments of the population do not pay the market price at all, and therefore the weighted average price goes into the CPI calculations, which India does not do. And therefore, the stated CPI or the stated increase in the grains prices is not exactly what all consumers bear. And to that extent, the stated inflation rate overstates the underlying inflation rate. Thank you. Madam, this is Manish. Yes, madam, this is Manish. Madam, state government, especially Rajasthan government, is saying that devolution बढ़ाया गया है 15th Finance Commission में, but जो state governments को funding pattern है central sponsored schemes का, उसमें जिस तरह का चेंज किया गया है उसकी वजह से जितना भी बेनिफिट मिलना था वो बेनिफिट ट्रांसफर नहीं हो रहा. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? और दूसरा एक था कि जो रेपो रेट की वजह से होम लोन्स के जो रेट्स बढ़ रहे हैं लगातार, उसमें क्या गवर्नमेंट किसी तरह का इंटरवेंशन करेगी? आपके पहले सवाल के बारे में, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के प्रक्रिया में कोई चेंज नहीं है. अभी भी मेन स्ट्रीम स्टेट्स जैसे राजस्थान है, वहाँ 60% सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करता है और 40% राज्य सरकार. लेकिन उसमें पहले क्या होता था, और मैं राजस्थान के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बाद में मैं राजस्थान के ऊपर भी आऊँगा, लेकिन ये पैटर्न था कि जब भारत सरकार कुछ पैसा रिलीज करते थे वो स्टेट ट्रेजरी में जमा होता था और उसके बाद उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन द कंसर्न स्कीम होने में बहुत देर होता था और उस टाइम तक वो स्टेट के वेज एंड मीन्स को सपोर्ट करता था. लेकिन जो इंटेंडेड पर्पस है, जो स्कीम, जो जन कल्याण के लिए जो प्रक्रिया स्कीम था, वो होता नहीं था. अब 2021 से एक नया सिस्टम है जिसको हम SNA अकाउंट सिस्टम कहते हैं कि भारत सरकार का पैसा जो रिलीज होता है वो 21 दिन तक स्टेट के ट्रेजरी में रह सकता है. उसके बाद 21 दिन के बाद उसको एक डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को और 40 दिन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर उस अकाउंट में जाना चाहिए. फिर उस अकाउंट से स्कीम का जो खर्च होता है वो अकाउंट से होता है. इसके वजह से हमें साफ दिखता है कि हर स्कीम में कितना पैसा किस स्कीम में किस राज्य सरकार में गया है, क्या वो उस स्कीम के लिए यूटिलाइज हुआ कि नहीं, क्या स्टेट गवर्नमेंट का शेयर मिला है कि नहीं. ये चेंज हमने किया है और ये राजस्थान के लिए नहीं किया है, पूरे भारत में हर राज्य के लिए ये नया सिस्टम है. इसमें सिर्फ ट्रांसपेरेंसी का ऑब्जेक्टिव है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. अगर ये अमाउंट यूटिलाइज हो जाता है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड की तुरंत हम रिलीज कर देते हैं. इसमें कोई देयर इज नो ब्लॉकेज, नथिंग. इफ द प्रीवियस इंस्टॉलमेंट इज स्पेंट along with the counterpart share of the state, money is being released promptly and there are no delays. Now, as regards the larger point which you meant about resource flows, I just have a few figures for you to be aware of. The total tax devolution to Rajasthan in 2021 was 35,576 crores. In 2021-22, 54,031 crores. And 2023-24 revised estimate is 57,231 crores. So there's substantially rising amount of central tax devolution. In addition to this, in the year 2020-21, 20-21 में एक एडिशनल बोरोइंग का परमिशन भारत सरकार ने दिया था जिसमें राजस्थान को 21,301 करोड़ फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिला था और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 21-22 में राजस्थान को 5,186 crore rupees were received in Rajasthan in 21-22 as additional borrowing because they had met the capital expenditure target. Power sector reforms के लिए 21-22 में 5,186 crores was given to Rajasthan. फिर revenue deficit grant which is recommended by the Finance Commission, Rajasthan has received 4,862 crores this year. और in the capital expenditure loans जो है उसमें 20-21 में
1002 करोड़ राजस्थान को मिला था। ये इंटरेस्ट फ्री कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन है। वो स्कीम के पहले साल था जिसमें 10,000 करोड़ का प्रावधान था, उसमें 10% राजस्थान को मिला, मोर देन एनी अदर स्टेट। और 21-22 में 692 करोड़ मिला, और इस साल राजस्थान को 2,962 करोड़ का प्रोविजन दिया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट फ्री लोन का। मेरा कहना का ये मतलब है कि there is no specific state specific approach. A common approach is used to all states, and Rajasthan has been getting its fair share of both devolution and centrally sponsored schemes, as well as the capital expenditure loans and other borrowing permissions. Thank you. होम लोन्स के बारे में you want to say it? आपने ये बोला कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से, रेपो रेट के बढ़ने से होम लोन्स का रेट बढ़ गया है। तो अब जैसा मैडम ने आपको पहले क्लैरिफाई किया कि जो महंगाई की दर बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास एक इंटरेस्ट रेट का शस्त्र है जिसको वो इस्तेमाल करता है, जिससे कि रेपो रेट बढ़ता है, और रेपो रेट के बढ़ने से सारे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो होम लोन का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी सरकार ने जो गरीब लोग हैं उनकी आवास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 77,130 करोड़ का बजट था पिछले साल, नेक्स्ट ईयर में यानी कि 23-24 के लिए इसको बढ़ा करके 79,590 कर दिया। तो एक तरफ ठीक है वो बढ़ रहा है, 66% इंक्रीज। तो जो नो वेट अ मिनट, होता है गरीब के लिए क्यों नहीं करते? इकोनॉमी में हर वर्ग के लिए इस बजट में हमने कुछ ना कुछ किया है। सेक्रेटरी साहब वही हाईलाइट कर रहे हैं, पुअर के लिए आवास योजना के तहत, और उसमें 66% इंक्रीज है, 79,000 करोड़ है अलॉटमेंट बोथ रूरल एंड अर्बन। मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल होम्स 45,000 तक उनका एक होम खरीदने में भी इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। और इससे मैं एक विषय में आज का सुबह का बजट के समय में भी जिक्र किया, जब इंटरेस्ट रेट कम रहता है, यही मिडिल क्लास का फिक्स डिपॉजिट और यही मिडिल क्लास का सीनियर सिटीजन का डिपॉजिट, उसमें कमाई कम हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट अर्निंग कम्स डाउन। पिछले 3-4 साल से इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहने की वजह से उनका फिक्स डिपॉजिट से कमाई बहुत ही घट गई। अभी जब इंटरेस्ट रेट गोज अप, मिडिल क्लास का डिपॉजिट छोटा कम जो भी वो रखते हैं मेहनत की कमाई, उसका अभी इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, वो भी उनका आमदनी का एक रास्ता है। Ma'am, this is Shrikant from Times of India report. Your budget proposals actually reflects the thrust of the transition to green energy. You have given BGF for battery manufacturing. There is focus on pumped hydro storage also. And earlier the green hydrogen policy was also launched. You have touched upon those policies also. But don't you think that in going forward, storage would be critical for the growth of this sector? And the government has already set targets like 2030, 2070. And in that regard, have you missed an opportunity by not allocating some funds for research and development? Because you have seen what has happened in telephone handset manufacturing. The country used to depend completely on imports, and you have also seen the country used to depend completely on imports for the solar panels also. You have brought in some policies where the Indian manufactured panels can be only used. So don't you think that you have missed an opportunity by not allocating some fund for research and development in storage technologies? Because storage would be the real focus going forward, and world over, lot of funds are focusing on storage technologies.
But I thought in the last budget itself, I had mentioned about PLI extension for storage and advanced chemistry, batteries and so on. So that has been an emphasis from last budget and this budget also for renewable energy sector in all its aspects. We have given enough incentives and we are looking at how it's developing, and from the PLI we are able to see there's a lot of interest, not just in this area but in also other areas. I know you're specifically going on harping on R&D. R&D is an area in which the National Research Fund has got huge amounts of money because we've consolidated all the, otherwise widely scattered kind of government funds waiting for research. All of them have been brought under the National Research Fund, and that will be used for all such purposes through the DST, Department of Science and Technology. They will take care of giving funds for research as well. Like you did for the diamonds. That's not research. It is already looking at that particular seed material which is required for production of lab-grown diamond. India has the capacity. We are only trying to, through the IIT Madras, trying to have a scaling up proposition for seed production. On this, what Madam said, the Advanced Battery Cell PLI scheme, I'm trying to answer your question. There is, on the Advanced Battery Cell scheme, it is in essence also a scheme which incentivizes R&D, because the way that scheme is designed is, incentive is given when you reach a particular level of concentration of energy storage. That may require R&D to reach that, but our emphasis is not on unproductive R&D. We are not giving any money for expenditure or R&D. We give money when you successfully complete an R&D and come with a product which meets certain energy density standards. So it is intrinsically also supporting R&D. Last question, Z Rajasthan, Shashi. शशि मोहन जी राजस्थान से। मैम, अभी सोमनाथन जी ने कहा कि देयर आर नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, लेकिन केंद्र सरकार आटे, दाल, चावल के जो गरीब लोग हैं उनको फ्री पैकेट बांट रही है। राजस्थान सरकार भी ऐसा कर रही है, यूपी सरकार भी ऐसा कर रही है। राजस्थान सरकार 100 यूनिट बिजली देने की बात करती है, 500 का सिलेंडर। तो आम आदमी डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि कौन सा तो रेवड़ी कल्चर है, कौन सा इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएगा, कौन सा कॉमन मैन को उसको सर्वाइवल के लिए बेनिफिट करेगा? मैं बहुत सारे many times इसको मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जब सरकार के वित्तीय परिस्थिति ठीक है और वो उनके बजट के द्वारा कुछ स्कीम चला पाएंगे, उसको फंड कर पाएंगे, जैसे बिजली किसानों का कुछ स्टेट्स में कर रहे हैं, मैं उसको सही या गलत नहीं बोल रही हूँ, मगर वो ऐसे स्कीम चलाए जिसका पैसा आप ही के पास है, आपके बजट में वो डालेंगे, असेंबली में पारित करेंगे, फिर उसको देते रहेंगे। अगर आपके वित्तीय हालात इतना अच्छा नहीं है और आप कुछ ना कुछ देते जा रही हो, उसका बजट में भी दिखा नहीं रहे, बाहर रख रही हो, बाहर से ऋण उठा रही हो और उसका पेमेंट किसी और तरीके से आप प्लान कर रहे नहीं कर रहे, उसको वैसे के वैसे छोड़ दे रही हो, बजट में उसका आइटम नहीं है, फिर कौन पे करेगा? उस नजरिया से फिनांस सेक्रेटरी ने बोला कि नो फ्री लंच, टैक्स के रूप में आप कमाओ या आपके दूसरे कमाई जितनी भी है वो बजट में दिखाओ, दिखाने के बाद फैसला लो कि ऐसे मैं खर्च उठाऊंगा। कौन इसको नकार रहा है? मगर आपके असेंबली में तो कम से कम खुलेआम रखो, उसको पारित करो और पेमेंट उसके तहत करो। अगर ऐसे नहीं होता, बर्डन शिफ्ट किसी और को कर रही हो, आपके ऊपर बर्डन नहीं है, जो कि आपने दिया वो वायदा आपने दिया, मगर बर्डन आपके ऊपर नहीं है, किसी और के ऊपर शिफ्ट कर रही है। जैसे पिछले 4-5 साल से हमने पावर सेक्टर का रिफॉर्म कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बहुत सारे स्टेट्स में फ्री में बांट लिया, उसका पेमेंट सरकार जो उस वायदे के तहत जीत कर सरकार बनाया, वो तो उसका प्रावधान करना है, वो नहीं किया।
अक्यूमुलेट होते आया बकाया, उसको अगर मान लीजिए ये प्रोडक्शन कंपनी जो विद्युत उत्पादन करते हैं, वो उस कंपनी से भैया मेरा पैसा दो, मैंने तो सप्लाई किया, मांगने के समय स्टेट डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले कंपनियों के हाथ में पैसा नहीं है, क्योंकि जिन्होंने वो वायदा दिया वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पैसा नहीं देते। फिर बिजली उत्पादन करना, उसका खर्च उठाना किसी और के ऊपर, और वो बिजली सप्लाई भी करना, अगर एक दिन का 1 घंटे का डिले होता तो एलिगेशन ये होएगा कि अरे गरीब के लिए मोदी जी के प्रोडक्शन कंपनियां बिजली नहीं दे रहे, मगर वायदा कौन दिया, पैसा किसने बकाया रखा, ये सब सोचने लायक विषय। पब्लिक इंटरेस्ट में, किसी एक पार्टी के लिए नहीं, पब्लिक जनता, आप सब यही है ना, महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जनता को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको हम बोलते हैं, और सरकार, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, जब इंफॉर्मेशन देने के समय ये सब उठाना चाहिए ना कि कौन आपको प्रॉमिस किया भाई, वो पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा कौन करना है, क्यों करना है, वो दूसरा बंदा क्यों करना है, उन्होंने तो वायदा नहीं दिया। सो ये चर्चा में बहुत सारे विषय को चर्चा में डालना चाहिए, बार बार एक आध विषय के ऊपर ही इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, उससे फायदा नहीं है। जनता को जानकारी दी है ना, आप लोग देना चाहिए। Do you think that same may happen with OPS? I don't know. I don't want to predict on OPS. I don't want to say anything on OPS. Limited to the point, which of course the secretaries have explained. एक स्टेट अगर उनके कोई भी कारण हो, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, डिसीजन लेता है, फिर एक्सपेक्ट करते हैं जो फंड बैठा हुआ है वो EPFO कमिश्नर के पास, वो केंद्र सरकार नहीं, वो कमिश्नरेट अलग है, वो पैसा इकट्ठा स्टेट के पास दे देना चाहिए, ऐसे अगर एक्सपेक्टेशन है तो नो, क्योंकि आप भी एम्प्लॉय है कहीं, मैं भी कहीं एम्प्लॉय हूँ, जनता में ऐसे ही है ना, वो मेरा हक है, एम्प्लॉय का हक है, मेरा पैसा है, उधर बैठा हुआ है और इंटरेस्ट कमा रहा है, और जब मैं रिटायर हूँ उस समय वो पैसा मेरे हाथ में आना चाहिए, किसी दूसरे के हाथ में नहीं। ये स्पष्टता रहना चाहिए कि इकट्ठा अब तक वो जो पैसा उधर डाला रखा है वो मेरे हाथ में, मतलब सरकार के हाथ में आ जाएगा, इम्पॉसिबल। हर व्यक्ति का पैसा उन व्यक्ति को जब समय सही है उस समय उनके पास जाएगा, ये स्पष्टता रहना चाहिए। मैडम एक सवाल है, मैम एक Yes, you can ask me that question again. मैम एक मिनट, मैंने इनको बाद में जवाब पूछा। हाँ? It's now in the court, right? It's now in the court. मैम जी मैम योगेंद्र जन टीवी से, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं, उसके बाद में लाखों लोगों के पैसे लेके निकल जाते हैं, अरेस्ट भी हो जाते हैं, उनकी मनी भी जो उनकी प्रॉपर्टी अटैच करते हैं, लेकिन जो पीड़ित उनको पैसा नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए कुछ प्रयास? ये जनरली स्टेटमेंट मुझे जवाब देने लायक नहीं। आप पर्टिकुलर केस अगर बोलेंगे, उस केस में अगर कोर्ट में है तो जब तक वो कोर्ट से फैसला नहीं मिलता कैसे पैसा को दे सकते हैं, जितने भी वो अवस्था ठीक नहीं है, हालात ऐसे है, उसको पैसा देने का हर हक बनता है, मगर जब कोर्ट में बैठा है मामला, में कैसे उनको दूं? सो आपके क्वेश्चन इज टू जनरल फॉर मी टू आंसर। फ्यूचर के लिए मैम ऐसा कुछ बनाया जाता है कि पैसा, निवेशक जो पैसा लगाता है उसका पैसा ना डूबे? नहीं, पैसा ना डूबे के लिए बहुत रेगुलेटर्स का काम है जी, वो देखते हैं उसको। अगर कुछ गलती के वजह से वो समय पर नहीं देख पाया, फिर कोर्ट में गया, कोर्ट से पहले फैसला तो आ जाता है, क्योंकि कानून सही है। कानून में कुछ इधर उधर का गेम चलाया, फिर वो कोर्ट के द्वारा उसका सही करने का मौका मिलता है। मैम, यस,
के दाम थोड़े कम हो जाएंगे, काफी बर्डन मेरे फैमिली भी आपको जानकारी दिया। सबका वेरी नाइस, यू कलेक्टेड फ्रॉम माय फैमिली। उम्मीद तो की जा सकती है मैम, हाँ? हर फैमिली यही उम्मीद करती नहीं है। इसीलिए तो पर सिलेंडर को 200 रुपीस हम दे रहे हैं। उज्ज्वला स्कीम के तहत जो सिलेंडर लिया उनको 200 रुपीस पर सिलेंडर के लिए हमने सब्सिडी दे रहे हैं, क्योंकि इट्स एन इम्पोर्टेड आइटम। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। पेट्रोल एंड डीजल में 2 बार मोदी जी जब प्राइस घटाया, हमें आज तक बहुत सारे स्टेट्स ने बोलते हैं इफ यू वांट टू कट यू कट, यू वी विल नॉट। ऐसे वी विल नॉट बोलने वाले स्टेट से आप सब भी पूछना चाहिए। आप मेरे परिवार से भी जानकारी निकाल रहे हो, सरकार से पूछना गड़बड़ हो रही है क्या आपको? प्लीज पूछिए। मैंने लोकसभा में और राज्यसभा में लिस्ट आउट किया किन किन राज्यों में एक बार भी ड्यूटी घटाया नहीं है, रेट घटाया नहीं है, टैक्स घटाया नहीं है। और उन्हीं स्टेट ने खड़े होकर के केंद्र सरकार से पूछ रहे गैस का प्राइस में आपने कुछ नहीं किया, पेट्रोल के प्राइस में आपने कुछ। हिमाचल सरकार ने वैट बढ़ाया भैया, चुनाव जीत कर आने के तुरंत बाद पर लीटर पेट्रोल, पर लीटर डीजल के ऊपर भी वो बढ़ा रहे हैं। डीजल के ऊपर जो आम आदमी का माल लेकर आता है मंडी से, सब्जी हो, गेहूं हो, चावल हो, उसको ले आने वाले गाड़ी डीजल उपयोग करते हैं, उनके ऊपर भी वो डाले। आज वो चाहे वो छत्तीसगढ़ के बैठकर चिंतन शिविर चलाए, कुछ चलाए, हमारे ऊपर कैसे, किस मुंह से हमें प्रश्न पूछ रहे हैं? जब वो घटाया नहीं, ऊपर से ज्यादा किया। चुनाव में ये वादा किया था, जनता से वोट दो। मैम थैंक यू वेरी मच। मैं डीजल का प्राइस इंक्रीज करूं, ऐसे करके वायदा दिया नहीं। ऐसे आम आदमी के ऊपर टैक्स करने वाले सरकार से आप पूछ लेना चाहिए। हमें बार बार प्रश्न पूछ रहे हो। मैम ऑन बिहाफ ऑफ पीआईबी जयपुर आई थैंक यू वेरी मच। पहले पूछ लिया, हो गया। प्लीज और प्रश्न नहीं होगा प्लीज। एक मिनट, इतना इंटरेस्ट है तो मुझे भी मौका मिल रही है। 3 people asked, let them, wait a minute, I'm coming back to you, yeah? 3 people put up their hands, for the 3 you give. Ma'am, yes. Ma'am, my question related to Benami Property Act. ये था कि जो आपने बात किया कि इन्फ्लेशन को लेके कि फूड इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह जो है सरकार ने काफी कम कर दिया है। I can't hear you. हेलो। हाँ जी। इंपोर्ट ड्यूटी का मैडम काफी कम कर दिया गया है ताकि जो है महंगाई को इस स्तर पर लाया जाए। लेकिन मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जब इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल इंपोर्ट जब बहुत तेजी से बढ़ेगा तो किसान की आय को क्या? तो अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न भी पूछ रहे हैं ना। यही है धर्म संकट निर्णय लेने में, यही होता है कि किसान के प्रोटेक्शन करें, दाम भी ज्यादा नहीं हुए जिससे कंज्यूमर अफेक्ट ना हो, ये बैलेंस रखने की ही सरकार कोशिश करते हैं जी। अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछा मैडम। कभी कभी इट हेल्प्स मैम टू गिव एक्स्ट्रा प्रश्न। मैम राकेश शर्मा फ्रॉम यूजेटी। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट लेकर आए थे 2016 में। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने उसको होल्ड कर दिया है। गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्योंकि ब्लैक मनी के इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे ऐसे देश के सामने आए थे सभी राज्यों से, तो उस पर गवर्नमेंट कैसे आगे? उस स्पेसिफिक केस नहीं, मगर ब्लैक मनी का विषय में हम एक्टिव हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको मीडिया के द्वारा जितने प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हुए, जितने ऑक्शन में गए, उसके वजह से पैसा बैंकों को भी हमने ऑलमोस्ट लाइक 17,000 करोड़ सब्जेक्ट टू करेक्शन, बैंकों को पैसा वापस दिया जिन इन अकाउंट का ब्लैक मनी वाले विषय में पकड़ा गया लोगों का असेट को ऑक्शन करके पैसा दे रहे बैंकों को। एक सवाल। एक पर्सन हु डिडंट आस्क एट ऑल हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, प्लीज गो ऑन। बहुत लंबे अरसे से डिमांड है स्पेशल स्टेटस की इकोनॉमिक आधार पे, क्योंकि यहाँ का जो ज्योग्राफिकल डिफिकल्टीज है बहुत है, क्योंकि सर्विस डिलीवरी का कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जो हिली एरिया में जो स्पेशल रियायत दी जाती है, राजस्थान में पिछले 40 साल से डिमांड चली आ रही है। पानी के आधार पे भी,
डेजर्ट के आधार पे भी, क्या सेंटर इस बारे में 2 साल में, 4 साल में या आगे क्या कोई प्रोमिस कर सकते हैं? क्योंकि बिहार को किया था आपने, वहाँ भी घोषणा हो चुकी। राजस्थान को स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई हो सकता है कुछ? आप वो थोड़ा करेक्शन करना चाहिए। बिहार का क्या हुआ? वो तो अलग था, बिहार को भूल जाइए, वो अलग था। आपने राजस्थान का क्या बताया? अगले क्वेश्चन। Is there anyone else left? बस the last question. आपने पहले पूछा प्रश्न? नहीं पूछा? ठीक है, पूछ लीजिए। मैडम, ये स्टार्टअप के मामले में विदेशी जो पैसा आ रहा है The person who has not asked a question, please you give it to him, please. मैडम जो उनको देना पहले। वो खड़े हो गया, आपके कोलीग है भाई। ये क्या कर रही हो आप? नमस्ते मैम। आपको वो प्रश्न पूछना, जवाब देना मैं आती हूँ, मगर खड़े हो गए, आपके कोलीग है। नमस्ते मैम। That's मैं not nice. भरत राजस्थान चौक से। मैम मेरा सवाल है कि नई फार्म कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में 2 महीने 2.5 महीने का डिले है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ कैसे बढ़े? देश आत्मनिर्भर के बाद क्या बोले आपने? नई फर्म के रजिस्ट्रेशन में डिले नहीं, हो तो जाए। पहले हिस्सा मैंने सुन लिया, लास्ट लाइन क्या बोले? आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो बढ़ते कदम है वो डिले हो रहे हैं एक तरीके से। नहीं, आई एग्री विद यू। इसके ऊपर हमने पिछले सप्ताह MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी को साथ रख करके इस विषय के ऊपर कंप्लीट प्रेजेंटेशन मैंने देखा। हाँ, बहुत सारे विषय के ऊपर डिले, और डिले के कारण कंपनियों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में दिक्कत आया। फिर धीरे धीरे वो करेक्ट भी किए, मगर उसी दिन मैंने उनसे ये बात कही, और वो उसके बाद मैंने मीडिया में भी प्रेस रिलीज के दौरान और मेरे ट्वीट ऑफिस हैंडल से मेरा ट्वीट के दौरान भी ये बात रखी कि जल्द से जल्द पूरे इसका ठीक ठाक करें, जिससे कंपनियों को दिक्कत ना हो। उसमें एक्शन हो रही है लगातार। पिछले सप्ताह में लास्ट 3-4 डेज में बहुत सारे लोग ट्विटर में आकर कह रहे हैं कि हाँ, मेरा हल्का प्रॉब्लम सुलझ गया। बाकी का भी हो रही है, मैं उसमें कॉन्शियस हूँ। हाँ, प्रॉब्लम आया, बहुत दिक्कत आया, अभी तो इट्स ऑन सुधारने वाले रास्ते। Thank you, everybody. Thank you, Minister. नहीं नहीं, पीछे आप बोलिए ना, पीछे वाला भैया। हेलो मैडम, जो स्टार्टअप में विदेशी निवेश जो आ रहा है, टैक्स लगने की बात हो गई है इस बजट में। नहीं, टैक्स स्टार्टअप के मामले में जो पहले टैक्स, जो विदेशी पैसा आता था उस पर टैक्स नहीं लगता था, अब आपने लगाया है इसको। नहीं, एक मिनट, लगाया नहीं। यू वांट एक्सप्लेन इट संजय, बिकॉज यू आर इन योर राजस्थान कैडर का ऑफिसर है भाई, उनसे ही सुन लो। आप जो बात कर रहे हैं कि पैसे जो बाहर से आता है स्टार्टअप के ऊपर में, उसके ऊपर में टैक्स लगाया है। सबसे पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये तभी लगाया जाता है जब उसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू से ज़्यादा पे कोई कंपनी निवेश करती है, ताकि जो है ऐसा नहीं हो कि ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा उसमें लग जाए, उसके ऊपर में लगता है। लेकिन ये बात आपको दूसरी स्पष्ट करूं कि स्टार्टअप के ऊपर में कोई भी किसी भी प्रकार का ये जो हमने टैक्स लगाया है उससे उनको छूट दी है। तो उनके ऊपर में स्टार्टअप को बाहर से भी जब पैसा आएगा तो उसके ऊपर में छूट है, उसके ऊपर में कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये हमने स्पष्ट किया है, पहले भी स्पष्ट किया, पुनः आपको स्पष्ट कर रहे हैं। Thank you, everybody. मैडम, ये you shouldn't get tired on these sort of things. We have to address them. No, it's all right. We have to address them because they are here to know and understand. I'm quite willing to do it. मैडम, ये फूड ऑयल में GST रिफंड बंद कर दिया। राजस्थान में मस्टर्ड ऑयल 70% राजस्थान में प्रोड्यूस होती है, या सबसे ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल यहीं प्रोड्यूस होता है। इसके लिए कुछ किया है। और दूसरा, बाड़मेर पेट्रोलियम रिफाइनरी राजस्थान का मेगा प्रोजेक्ट है। 300 एंसिलरीज इसके लिए यहाँ पर लगेगी, और स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि अभी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल राइवलरीज है उसकी वजह से परमिशन, कई सारी परमिशंस है, तो ज़्यादा उसमें कुछ हो नहीं पा रहा। तो ये एक वजह है। तो क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए,
जरूरी है, वहाँ पर कोई पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करी, ऐसा भी है? मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि जो ऑयल सीड्स के ऊपर में जो रिफंड जो बंद किया गया है, वो सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूँ कि ये जीएसटी काउंसिल का निर्णय है, तो कोई भारत सरकार का निर्णय नहीं है। ये सामूहिक रूप से, जिसमें राजस्थान प्रदेश भी सम्मिलित था, उनके सबका एक सामूहिक निर्णय रहा कि इसके ऊपर में बहुत चोरी हो रही है। कोई कारण नहीं है, क्योंकि ऑयल सीड के ऊपर में भी 5% की रेट है और ऑयल के ऊपर में भी 5% की रेट है, तो रिफंड की कोई ऑप्शन ही, रिफंड की विकल्प ही नहीं आना चाहिए। प्रश्न ही नहीं उठता है रिफंड का, फिर भी रिफंड ले रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं चोरी हो रही थी, इसीलिए उसको रोका गया। और ये पूरे, ये केवल राजस्थान में नहीं रोका है, पूरे कंट्री भर में, देश भर में रोका गया। ये प्रोजेक्ट के विषय में एक ही भाषा आता है, क्योंकि आपने पॉलिटिकल बोला, मैं भी बोल रही हूँ, एक ही भाषा में आता है कांग्रेस से कभी भी शिकायत। पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, अरे पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के वजह से स्टेट को रोकने का अच्छा कदम, अगर अच्छा मतलब विद इन कोर्ट्स गंभीरता से कदम कोई ने उठाया, तो वो यूपीए सरकार है भैया। नर्मदा नदी के पानी गुजरात तक ना पहुंचे, जहां सूखे इलाका, जैसे राजस्थान में सूखे इलाका है, कच्छ तक पानी लेके जाने के लिए, पियाऊ पानी, दैट इज ड्रिंकिंग वाटर के लिए, उसके लिए कितनी बार यूपीए सरकार ने रोक रखा था कांग्रेस के। उनको यही भाषा मालूम है, हमें ये नहीं है। हमें एक इस देश का सबके साथ रहना, सबके विकास के लिए काम करना। इसीलिए वो ईस्ट कैनाल जो राजस्थान का है, उन दोनों बड़ा पार्वती और चंबल के साथ वाले दोनों प्रोजेक्ट्स के विलीन करके, दोनों ब्लेंड करके बड़ा सा एक प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी जब इधर थे, बात किए। ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कुछ स्टेट को कितने भी दिक्कत क्यों हुआ है, तो भी परवाह नहीं, हम रोकेंगे, क्योंकि वो नॉन कांग्रेस है। ये रास्ता, उदाहरण सिर्फ एक के द्वारा आपको समझ में आएगा। पीने के पानी को रोकने वाला, पत्थर जैसे दिल रखने वाले कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं मिलता। ये सबके साथ सबका विकास के लिए काम करने वाले मोदी जी के सरकार के खिलाफ ऐसे आरोप लगाने के लिए, हाउ डेयर। कितने साल लगा नर्मदा के पानी गुजरात जाने के लिए? क्या वजह था? सिर्फ क्योंकि वो बीजेपी और मोदी जी। आप आज खड़े होकर, आप मतलब आप नहीं है, किसी का आवाज आप उधर उठा रहे हो, वो खड़े होकर के आज आरोप लगा रहे, पॉलिटिकल रीजन। आई एम सॉरी। ठीक है भैया, कांग्रेस के सीएम है, भाषा वही होता है ना, उनका डिक्शनरी एक ही है। इस विषय में बोलो तो पॉलिटिकल बोलो, ईडी इनकम टैक्स के विषय में बोलो, पॉलिटिकल बोलो, कहीं गुनाह बोलते हैं, मिस्टेक, हाँ, गुनाह, अपराध कहीं है तो उसको मानने को तैयार नहीं है, मगर उसको ना दरकिनारे करो, एलिगेशन डालते जाओ। अरे मैं पूछ रही हूँ, क्या नर्मदा के पानी गुजरात का रोकने वाले काम पॉलिटिकल नहीं था? और आज वो करने के बाद खड़े होकर के, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ सीएम साहब को, मैं पार्लियामेंट में जब बात किया उस समय भी, उस दिन जब राजस्थान के बजट के प्रेजेंटेशन के दिन, उस दिन भी मैंने बोला, अरे पिछले साल के बजट पढ़ लिया, परवाह नहीं, भगवान की कृपा रहे, कोई कुछ गलती नहीं करना चाहिए ऐसे। मगर जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले, वो पिछले साल के बजट एक डब्बा में रखा गया था, मगर भूल गए, कुछ कार्यक्रम नहीं हुआ उस बजट के दौरान एक साल में। याद आया बजट इस साल भी प्रेजेंट करना है, उसी डब्बा को खोले, निकाल दिया, बजट पढ़ लिया। मैं उस समय भी मैं बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बोले पार्लियामेंट में, किसी को, किसी वित्त मंत्री को ऐसे भगवान की कृपा से नहीं होना चाहिए, मगर गलती हो सकता है, ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ सीएम साहब को। मगर सीएम साहब ने बोल दिया, आपने खड़े होकर के पूछ रहे हैं,
मैं पूछ रही हूँ, ये राजनीतिक कारण के वजह से भारत को आगे बढ़ाने से रोकने वाले तंत्र कांग्रेस ही करेंगे, क्योंकि देश का भलाई उनको नहीं है, उनके परिवार, उनके डायनास्टी, उनके पार्टी के भलाई ही उनके मन में रहता। इसीलिए उनको परवाह नहीं, गुजरात पीने के पानी को तरसते रहे, कोई बात नहीं, कोई और स्टेट कुछ नहीं मिला, बात नहीं, मेरे परिवार, मेरे डायनास्टी, मेरे नेतृत्व, इसके ऊपर ही चलता है, नो प्रॉब्लम। Ma'am, thank you very much.